दोस्तों नमस्कार। आरएस मुख्य परीक्षा में जो 2 मार्कर होते हैं जिसमें आपको 2 पंक्तियां लिखनी होती है, यानी कि 15-20 शब्द लिखने होते हैं, उनका अंतिम चयन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों। उसका कारण जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, सबसे बड़ा कारण तो है एक मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत फर्क पड़ता है। वो पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जहाँ एक तो आप गणित की तरह अधिक से अधिक अंक ला सकते हो। अगर आपने प्रश्न का उत्तर सही लिख दिया तो आपके पूरे में से पूरे अंक आ जाएंगे। दूसरा, मनोवैज्ञानिक स्तर पे आप बहुत अच्छा फील करोगे, क्योंकि ये पोर्शन जब अच्छा हो गया तो जो शिक्षक है बाकी बी और सी जो खंड है वो जब चेक करेगा तो उसका मनोवैज्ञानिक रूप से आपको फायदा मिलेगा और वहाँ पर आगे चल करके टीचर चेकिंग करते समय आपके बारे में समझ आ जाएगी। जब आप ए पोर्शन बहुत अच्छा लिखोगे तो शिक्षक की समझ में आ जाएगी कि जो स्टूडेंट है बहुत ही मेहनती है, बहुत ही सिंसियर है और इसको नॉलेज अच्छा है, इसकी पकड़ अच्छी है। अगर आप ए पोर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा कर देते हो तो अब ए पोर्शन अच्छा कैसे किया जाए। तो दोस्तों, ए पोर्शन में कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जो तथ्यात्मक पूछ लेते हैं। जैसे पूछ लिया अर्थशास्त्र किसने लिखी, तो आपने लिख दिया चाणक्य। तो सबसे पहली बात तो अगर आपसे पूछे ना 2 मार्कर के अर्थशास्त्र किसने लिखी, तो सिर्फ आप चाणक्य शब्द लिख करके, कौटिल्य शब्द लिख करके मत छोड़िए, पूरा वाक्य कीजिए। क्योंकि 15 शब्द है तो उसमें हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जो वाक्य पूछा गया है उसका पूरा उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है। दूसरा, जो आप लिख रहे हो ए पोर्शन के अंदर 20 शब्द, उनमें जो परिभाषा आप लिख रहे हो उसमें आप परिभाषा ऐसी लिखो जो समग्र आ जाए। जैसे प्रशासन है, अब प्रशासन 15 शब्दों में लिख दिया कि प्रशासन क्या है, तो आप लिख दोगे प्रशासन कार्य करवाना प्रशासन है। कोई कह देगा कार्य करवाना और करवाना दोनों ही प्रशासन है। कोई कह देगा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही प्रशासन। नहीं दोस्तों, प्रशासन की आप एक परिभाषा जब आप बुक्स में पढ़ोगे तो अंत में कहा जाता है कि निष्कर्ष रूप से प्रशासन एक ऐसी सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिसमें बहुत से व्यक्ति मिलजुल करके निश्चित उद्देश्य के साथ में सहयोग पूर्वक काम करते हैं, वो प्रशासन है। तो इस तरीके से परिभाषा होनी चाहिए जहां पे परीक्षा में परिभाषा के सर्वांग तत्व यानी सारे के सारे तत्व आ जाए। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि धर्म क्या है, तो आपने लिख दिया कि धर्म वह है जो व्यक्ति और समाज दोनों को धारण करे। तो दोस्तों, ये धर्म की कोई परिभाषा नहीं, और है तो भी धर्म के सारे तत्व, सारे एलिमेंट इसमें नहीं आए। तो अब धर्म क्या है, तो दोस्तों देखो, धर्म की जब बात आती है तो धर्म के 3 पक्ष होते हैं। धर्म के 3 पक्ष होते हैं। सबसे पहला होता है संवेगात्मक पक्ष, संवेग होती इमोशन, संवेगात्मक पक्ष होता है, ठीक है। एक होता है ज्ञानात्मक पक्ष और एक होता है क्रियात्मक पक्ष, ठीक है। संवेगात्मक में आप इमोशन होते हैं, आपके अटैचमेंट होते हैं, ईश्वर के प्रति अटैचमेंट हो गए। दूसरा क्या हो जाएगा, ऐसा क्रियात्मक हो जाएगा, पूजा पाठ करोगे, मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे, क्रियात्मक पक्ष हो गया। संवेगात्मक हो गया, क्रियात्मक हो गया। तीसरा होता है ज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञान, एपिस्टोमोलॉजी, जिसमें आप जानते हो कि आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, प्रमाण क्या है, बहुत सारी चीजें जानते हो। तो अब धर्म की परिभाषा क्या हो गई, धर्म मनुष्य की वह सर्वांग पूर्ण अभिव्यक्ति है जिसमें वे संवेगात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक तादात्म्य स्थापित करते हुए किसी परम तत्व से। अब आप ये कह दोगे ईश्वर शब्द क्यों नहीं कह रहा है, तो दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से दर्शन हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं है, वो नास्तिक दर्शन है, लेकिन फिर भी वो तत्व को तो वो भी जानना चाहते हैं। चार्वाक दर्शन नहीं मानता, ले वो जड़ को कह देता है, और ऐसे बहुत से ऐसे दुनिया के अंदर दर्शन है जो ईश्वर को नहीं मानता है। तो परम तत्व के से धर्म मनुष्य की वह सर्वांगपूर्ण अभिव्यक्ति है जिसमें वह संवेगात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक तादात्म्य स्थापित करते हुए परम सत्ता से या सत्ता से संबंध स्थापित करते हुए व्यक्ति और समाज दोनों को धारण करते हुए सर्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। तो ये कोई परिभाषा जो मैंने दी है वो भी सर्वमान्य नहीं है, आप इसमें और जोड़ सकते हो। ये मैंने आपको बताने के लिए कि भाई जब आप बात कहते हो तो आपके कौन से तत्व जो है आपके उत्तर में सारे के सारे आ जाने चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको कह दे कि साहब समाजीकरण क्या है, तो आप कह दिया साहब समाजीकरण वह अवधारणा। ऐसा नहीं दोस्तों, एक पैटर्न रखो। समाजशास्त्र का कोई टॉपिक है तो लिखो वह समाजशास्त्रीय अवधारणा है जिसमें, फिलॉसफी का है तो वह दर्शन शास्त्रीय अवधारणा जिसमें,
प्रशासन में है तो लोक प्रबंध की है, लोक प्रशासन की वह अवधारणा है जिसमें, तो उससे दो फायदा होगा। एक तो आपके समय की बचत होगी, आप एक निश्चित पैटर्न बना लीजिए कि ये जब परिभाषाएं पूछी जाएगी, समाजशास्त्र की पूछी जाएगी तो मैं ऐसे लिखूंगा। और जब बार बार आप लिख करके अभ्यास करोगे, हरिवंश राय बच्चन कहा करते थे कि कला किसी भी काम को करने का वो परिष्कृत तरीका है जो बार बार अभ्यासजन्य होने के कारण इतनी अच्छी हो जाती है कि दिल की कली खिल जाती है। तो दोस्तों, आप जब यही बात लेखन शैली के संबंध में है, आप जब बार बार उस विषय का अध्ययन करोगे, बार बार लिखोगे, तो आपकी भाषा बहुत ज़्यादा परिष्कृत, बहुत ज़्यादा परिमार्जित, बहुत ज़्यादा संशोधित और बहुत ही टू द पॉइंट आपका उत्तर हो जाएगा। और निश्चित रूप से परीक्षक जो है वो बड़ा कंजूस होता है नंबर देने में, और आपको वो नंबर जबरदस्ती बलात्पूर्वक उससे लेने हैं। तो इसके लिए आपको ये कला सीखनी पड़ेगी। तो अब वही बात गीता में पूछ ले कि साहब स्वधर्म क्या है, तो आप इसको यूं मत समझो कि स्वधर्म ब्राह्मण अपना काम करे, वैश्य अपना काम करे, क्षुद्र अपना काम करे, क्षत्रिय अपना काम करे, वो धर्म है स्वधर्म। ये सर्वधर्म नहीं है, ये स्वधर्म की संकुचित परिभाषा है। इसमें आपको दो तत्व बताओ आप। पहली बात तो करो, उसने दे दिया टीचर ने कि स्वधर्म क्या, गीता की बात ही नहीं करेगा, तो आप कहो गीता में वर्णित वह दार्शनिक अवधारणा। फिर उसमें दो बातों पर जोड़ दो, जिसके अंदर आप दो कि व्यक्ति जो है ना, ये कोई कार्यों का बंटवारा जाति और इस हिसाब से नहीं किया गया। इसमें व्यक्ति की जो प्रकृति है, परिभाषा में ये तत्व लाओ कि साहब स्वधर्म गीता में वर्णित वह अवधारणा है जिसमें व्यक्ति अपनी प्रकृति, कोष्टक में सत्व रजस तम, प्रकृति की अनुरूप कार्य विभाजन के आधार पे अपना कार्य करता है। फिर आप जोड़ सकते हो कि साहब इससे कार्य में कुशलता आती है, निपुणता आती है, रिजल्ट अच्छा आता है। तो ये समझाने का एक तरीका है। तो आपकी जो परिभाषा है उसमें उत्तर में समग्रता आनी चाहिए, सारे के सारे जो तत्व है ना वो आने चाहिए। मैं नेट पे अवेलेबल है RS टॉपर की आंसर शीट, वो भी देखता रहता हूँ, और जो कुछ कैंडिडेट फेल हो जाते हैं वो भी अपनी कॉपी शेयर करते रहते हैं मुख्य परीक्षा की। तो मैं देखता हूँ जब जो विफल हुए हैं, जो कोसते हैं कि साहब हमारे नंबर कम आए हैं। मैं भी जब एग्जाम में फेल होता था, मेरे भी नंबर कम आते थे, तो मुझे लगता मैं टीचर को दोष देता था। लेकिन जब दोस्तों आज जब मूल्यांकन करता हूँ, निष्पक्ष मूल्यांकन करता हूँ, तो लगता है कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रहती है। हम अपना मूल्यांकन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। हो सकता है टीचर भी कभी अन्याय कर दे, अलग बात, वो बात अलग है। लेकिन इन जनरल हम बात करें तो बात करने का मतलब यही है कि आप जब तैयारी करो तो आपकी तैयारी के में टू द पॉइंट वाली बात होनी चाहिए, सारगर्भिता बात होनी चाहिए, क्रमिकता की बात होनी चाहिए। इस तरीके से तैयारी करूं। अब मैं बात कर रहा था समाजीकरण। अब समाजीकरण में आपने लिख दिया वह समाजशास्त्रीय अवधारणा जिसमें, पूरा लिखो, एम श्रीनिवासन द्वारा प्रतिपादित वह समाजशास्त्रीय अवधारणा जिसमें निम्न जाति के लोग उच्च जाति के लोगों का अनुकरण करते हैं। तो ये भी उत्तर बढ़िया नहीं हुआ, जिसमें आप बताओ जाति के विचार, खान पान, रहन सहन, मूल्य, तौर तरीकों का अनुकरण करते हैं। तो उत्तर में एक और ज़्यादा फ्लो बना है। तो आप तैयारी करो कि जो उत्तर लिखो उसमें और ज़्यादा प्रभाव, और ज़्यादा कंटिन्यूटी, और ज़्यादा संक्षिप्तता, और ज़्यादा सर्वांगता कैसे आएगी। और ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये अभ्यास से आएगी। आप बार बार जब अभ्यास करोगे किसी भी टॉपिक पर तो आपकी जो भाषा रूपी जो कली है वो खिल जाएगी। तो दोस्तों, राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से संबंधित, अन्य परीक्षाओं से संबंधित ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा। आपकी कोई जिज्ञासा है, आपका कोई सवाल है तो मेरे से पूछिए, मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।